बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन स्वीडन और ये प्रोसेस किस तरह से होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको पता होगा, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ हाउ नाउ तो होती है। सबसे पहले तो ये है कि आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो कंप्लीटेड होने चाहिए। लाइक उसकी जो मैट्रिक तो ऑनवर्ड, जैसे मैट्रिक है, इंटर है और उसके अलावा जैसे आगे ग्रेजुएशन है, उसके अलावा आगे मास्टर्स है या BS है, MSc है, BCS है, जैसे भी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, उनकी डिग्री प्लस मार्कशीट। फिर उसके बाद उनको जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे बोर्ड होता है वहाँ से टेस्ट करवा के तो आपने अपना डॉक्यूमेंट्स फिर दोबारा IBCC से टेस्ट करवाने होते हैं। IBCC से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने के बाद, हाँ, जब आपने IBCC से डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट करवाने हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना एक एक कॉपी मैट्रिक और इंटर की वो भी टेस्ट करवा के उसको सील्ड एनवेलप लाजमी करवा लेना है। वो आपका टाइम बचेगा, लेटर ऑन यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर देती है तो उस हवाले से फिर आपको जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेकेंड, फिर उसके बाद इंटू टू ऑनवर्ड, जैसे कि आपका BS हो गया या आगे MS हो गया, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने उसके ट्रांसक्रिप्ट और उसके बाद आगे साथ उसकी डिग्री, ये दोनों जो है आपने HEC से टेस्ट करवाने हैं और इनकी भी फ़ोटोकॉपीज़ एक एक जो भी है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट है या फिर आपकी डिग्री है, आपने उसको लाजमी फ़ोटोकॉपी टेस्ट करवा लेनी है और इसको सील एनवेलप करवा लेना है। ये तो हो गया पहला मरहला कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं तो ये चीज़ें आपने कंपल्सरी जो है ना इनको अपने माइंड में रखना कि ये चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ ऑल करनी है। फिर उसके बाद अब आते हैं एडमिशन की तरफ और साल में कितनी इनटेक्स हैं स्वीडन में, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। स्वीडन में साल में 2 इनटेक होती हैं, एक है स्प्रिंग और दूसरी होती है ऑटम। जो स्प्रिंग इनटेक है उसके जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जो ओपन होते हैं, वो हो जाते हैं 1 जून से और ये चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 16 अगस्त तक। फिर 16 अगस्त से लेके ऑनवर्ड जो है इसकी जो फ़ीस जमा करानी होती है, पोर्टल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो आपने 1 सितंबर को पे करनी होती हैं, या 1 सितंबर से पहले भी आप पे कर सकते हैं। ये डेडलाइन है 1 सितंबर। और पोर्टल बनाने की जो आपकी डेडलाइन है वो है 16 अगस्त। जैसे आप अपना पोर्टल बनाते हैं, पोर्टल बनाने के बाद, हाँ, पोर्टल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो बेसिक आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं कि आप अपना पासपोर्ट लें, उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो भी चीज़ें लाइक पासपोर्ट नंबर, इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने एंटर करनी होती पोर्टल के ऊपर। आपका पोर्टल जो है ना उससे पहले आपने ईमेल अपना क्रिएट करना है एक सेपरेट, जिसके ऊपर आपको सारी ईमेल मिल सकें और कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके। तो जो है 16 अगस्त से पहले पहले आपने अपने पोर्टल बना के कोर्स जो है ना वो रैंक करने होते हैं लाजमी। 16 अगस्त से अगर आप आगे जाते हैं तो फिर आपको लेट एप्लीकेशन का सामना करना पड़ता है। और ये जो इनटेक है स्प्रिंग वाली, ये बड़ी शॉर्ट टाइम की इनटेक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते, लिमिटेड कोर्सेज़ होते हैं। और जैसा कि इंग्लिश प्रिपरेटरी कोर्स होता है और इसके अलावा इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, और इसी तरह से कुछ मास्टर्स के कोर्सेज़ होते हैं 1 ईयर और कुछ 1-2 कोर्सेज़ हैं जो 2 ईयर के भी हैं। इसी तरह कोई एक आध कोर्स जो है वो बैचलर का होता है 3 ईयर या फिर इस तरह से करके कुछ। तो जो है आपने टाइमली अपनी चीज़ें सारी मैनेज करके अपनी कोर्स सेलेक्ट करके तो अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट को IELTS चाहिए भी होता है और नहीं भी चाहिए होता। इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो जो होते हैं स्टेम स्टूडेंट, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से, जिन्होंने BS किया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनको तो स्टेट वे IELTS एग्जाम्प्ट है। बाकी कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिन्होंने 2+2 किया होता है, लाइक BSc, फिर उसके बाद MSc, इस तरह से करके। और वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो अगर तो वो यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है
तो उनको भी किसी हद तक आइल्स की एग्जाम्शन मिल जाती है। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी ने इधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है 2+2, तो उसको लाजमी आइल्स जो है वो करना पड़ेगा, कंपलसरी होगा आइल्स उसके लिए। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया हुआ है 2+2, इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो फैसलाबाद है वहाँ से किया हो, तो उनको आइल्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है और उनके लिए आगे एडमिशन लेना ईजी हो जाता है। डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जो आइल्स रिक्वायर्ड है वो होता है 5.5 ओवरऑल, और इन ईच 5 बैंड हो जाए तो बेहतर है। बाकी अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो बैचलर प्रोग्राम के लिए जो मिनिमम आइल्स रिक्वायर्ड है वो है 6.5 ओवरऑल, और इन ईच जो है वो 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए इन ईच मॉड्यूल। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 6.5 बैंड आइल्स चाहिए ओवरऑल, और इन ईच 6 बैंड जो है आइल्स आपका होना लाजमी है। अगर 5.5 हो तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाता है एडमिशन का, तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो ये है कि जो विद आइल्स ये रिक्वायरमेंट्स थी, और विदाउट आइल्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आइल्स की एग्जाम्पशन है। तो स्वीडन का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रीमलाइन है। इसके ऊपर आप ये नहीं कि जैसे आपने दूसरी कंट्रीज़ की तरह डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, ईमेल कर दिए, तो आपको विद इन 1 वीक 2 वीक इंटरव्यू कॉल आ गई, या आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, आपने कंडीशन मीट की, फिर आपको अनकंडीशनल आ गया, फीस डिपॉजिट कर नहीं। इसका जो क्राइटेरिया वो टोटली डिफरेंट है। आपको जो है अपना पोर्टल बनाना होता है, और आपका जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं बड़ी स्ट्रीमलाइन चल रही होती हैं, और पोर्टल के ऊपर ही जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कोई रिक्वायर्ड हैं आपको ईमेल आ जाती है, कोई चीज़ आपकी मिसिंग है तो वो अपने पोर्टल के ऊपर ही जाके अपलोड करनी है, और उसी के ऊपर पोर्टल के ऊपर जो है आपका ऑफर लेटर जनरेट होता है जब आपका सिलेक्शन ऑफ नोटिफिकेशन आता है। इसी तरह जो ऑटम का जो इनटेक होता है वो जो है वो मेन इनटेक होता है, वो सितंबर इनटेक जो कहलाता है। तो जिस तरह जो स्प्रिंग का इनटेक था वो जनवरी इनटेक है, तो जो सितंबर इनटेक है वो ऑलमोस्ट 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, उसका पोर्टल ओपन हो जाता है। तो आप अपना पोर्टल वगैरह बना के उसके ऊपर सारा जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके अपने कोर्सेज वगैरह रैंक करके आपके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम होता है, और वो मेन इनटेक होती है सितंबर की, और उसी में ही आप लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं। बट ये है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो फिर एक अलहदा से है कि स्कॉलरशिप के ऊपर इंशाल्लाह एक जो है ना लंबा टॉपिक है, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से स्कॉलरशिप जो है वो मिलती हैं। बाकी ये है कि आपका जितना अच्छा CGPA हो या आपकी मार्क्स परसेंटेज हो, तो आपके जो है वो स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और स्कॉलरशिप जो है वो 25% से लेके अप टू 75% और अप टू 100% तक भी ऑफ़र होती है और मिलती है। तो जैसे ही 16 अक्टूबर से एडमिशन जब पोर्टल ओपन होता है ऑटम इनटेक के लिए, तो आप अपना पोर्टल बना के आप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो डेडलाइन होती है एडमिशन की वो होती है 15 जनवरी एवरी ईयर। तो 15 जनवरी से पहले पहले आपने अपना पोर्टल बनाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर रेडी हैं तो अपलोड कर दें, अगर नहीं रेडी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने 15 जनवरी से पहले पहले अपना पोर्टल बना के अपने कोर्सेज जो हैं वो कम से कम जो है ना उनको रैंक कर देना, जो भी आपके कोर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे, आपके जो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे होंगे डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी आपके कोर्सेज होंगे। फिर उसके बाद आपके जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया HEC से टेस्ट करवाने वाला, या IBCC से, या कोई सील्ड इन्वेलप है, या कुछ भी इस तरह से, तो वो फिर आपको टाइम मिल जाता है 1 फ़रवरी तक का। तो 1 फ़रवरी तक जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दें, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ इस तरह से, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स का टाइम तो मिल जाता है, तो आप इजीली इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस आपको वेट करना पड़ता है, उनका जो भी उन्होंने आपकी प्रोसेसिंग करनी होती है, आपकी असेसमेंट करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, और वो ऑनलाइन आपको साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं, इन प्रोग्रेस, क्वालिफाइड, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो ऑनलाइन जो है वो आपको पोर्टल के ऊपर शो हो रही होती हैं। फिर जैसे ही इनकी डेट्स आती हैं फर्स्ट राउंड की या सेकंड राउंड की या इस तरह से करके, तो वो फिर आपका क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पोर्टल के ऊपर शो हो जाती हैं। तो आपका ऑफ़र लेटर जो होता है वो नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका
उधर ही शो हो जाता है आपके पोर्टल के ऊपर। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके और आगे आप अपना फ़ीस डिपॉजिट करवा के एडमिशन जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये तो था एडमिशन का प्रोसेस। अब मैं आगे वीज़ा के बारे में आपको बता देता हूँ कि वीज़ा आपका किस तरह से प्रोसेस होगा। आपके जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद आपने फ़र्स्ट काम क्या करना होता है कि आपने अपनी फ़ीस जो है उसकी इनवॉइस जनरेट करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद ही जनरेट कर देती हैं, कुछ की आपको लॉगिन करके वो लिंक भेज देते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके अपना जो है फ़ीस इनवॉइस जनरेट करनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपना जो इनवॉइस नंबर होता है वो अपनी फ़ीस यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवाना होती है। और फ़ीस डिपॉजिट करवाने पे भी ये है कि आप पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, और बाहर यूरोप से, अमेरिका, कनाडा या यूके कहीं से भी जो है वो आप अपनी फ़ीस वहाँ से भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए अकॉर्डिंगली, जितनी भी आपका 1 ईयर प्रोग्राम है या 2 ईयर प्रोग्राम है उस हिसाब से। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी फ़्रेश बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये नहीं कि 2 महीने पुरानी या महीना पुरानी या 6 महीने पुरानी, नहीं। आपका लेट्स सपोज फ्रेश अकाउंट ओपन हुआ है तो 2-3 दिन 4 दिन बाद आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट डिपॉजिट करवाएं और अपना प्रिंट ले लें बैंक स्टेटमेंट का, और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ये एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। बाकी आपका नोटिफिकेशन होता है वो चीज़ चाहिए होती है, आपका पासपोर्ट चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं इनके हिसाब से, हाँ, अगर आपने कोई जॉब की हुई है, अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आपका जॉब ऑफर लेटर या उसकी जो कॉपी होती है वो आपको अपलोड करनी होती है। तो सीवी अगर है आपकी, उसके अंदर भी आपने चीज़ें मेंशन की होती हैं, वो चीज़ें आपकी डिटेल मैच कर रही हों प्रॉपर सारी। तो यही चीज़ें हैं कि जो आपने पोर्टल के ऊपर वीज़ा अप्लाई करते हुए अपलोड करनी है। तो अपनी जो फ़ीस है वो आप वीज़ा की पे करें, और ये सारा आपका ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। इसमें भी आपका जो पासपोर्ट वगैरह वो सबमिट नहीं होता। फिर उसके बाद आपका जो भी प्रोसेसिंग टाइम है लाइक एम्बेसी का, वो स्टार्ट हो जाता है सम टाइम विद इन 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। वैसे उनका 8 to 10 वीक का जो है या 8 to 12 वीक्स का उनका टाइम है प्रोसेसिंग टाइम। बट आजकल जैसे चल रही है सिचुएशन तो वो प्रोसेस जल्दी भी कर रहे हैं, विद इन 2-3 वीक, 4 वीक डिसीजंस आ रहे हैं। तो आ भी जाते हैं डिसीजन इतने टाइम के अंदर लाइक 2 to 4 वीक्स के अंदर। सम टाइम तो विद इन 8-10 डेज़ भी डिसीजंस आए हैं विदाउट इंटरव्यू और कुछ इस तरह से करके। फिर ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या कुछ केस वर्कर्स जो होते हैं वो होते हैं कि स्टूडेंट के लिए वो जो है ना वो ईमेल करते हैं कि उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो आपका जो इंटरव्यू आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे से। अगर आपका इंटरव्यू ठीक नहीं होगा तो उसकी बेस पे भी ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बट ये है कि आपका जो एडमिशन लिया हुआ है जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। स्पेसिफिक क्वेश्चन है और वो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं आपकी स्टडी के वाले से। आपके पास जो आपने क्या किया, कोई जॉब, कोई मतलब स्टडी क्या की, उसके उसी दौरान आगे आपके जो फ्यूचर प्लान है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या प्लान है, ये इसी तरह से आपके क्वेश्चन जो है ना वो सारे क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू होता है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए सारा अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली। तो जैसे आपका डिसीजन आता है, डिसीजन आने के बाद फिर आपका वहाँ से यूटी कार्ड आता है जो स्वीडन से माइग्रेशन बोर्ड से टीआरसी कार्ड। तो उस कार्ड के ऊपर वो फिर जो है आपको जेरी फेडिक्स से आपको कॉल आ जाती है कि आप अपना कार्ड रिसीव कर लें। वहाँ से आपको अपना जाके कार्ड रिसीव करना होता है टीआरसी। तो उसके ऊपर आप इजीली अपनी टिकट उगाएँ, अपने अरेंजमेंट ट्रैवल कंप्लीट करें और आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। स्वीडन के हवाले से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल आपसे जो है वो इन कॉन्टैक्ट होगी और आपको रिस्पॉन्स करेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, उन फ्रेंड से जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं स्वीडन के लिए और उनको बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है, तो वो इस इंफॉर्मेशन से कुछ हेल्प ले सकें और वो मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करके
ऑल के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस ऑल। अल्लाह हाफिज़।